डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 5,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। कहा कि चाहे जितना दबाव आए, सरकार लघु उद्यमियों, किसानों, पशुपालकों के हितों को हमेशा रखेगी सर्वोपरि। पीएम ने स्वदेशी अपनाने का दिया मंत्र। भारत और फिजी के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर। पीएम नरेंद्र मोदी और फिजी पीएम के बीच समावेशी और दूरदर्शी चर्चा। कृषि प्रसंस्करण और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में एक व्यापक, समावेशी और दूरदर्शी साझेदारी बरकरार रखने का किया संकल्प। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों ग्वालियर के ठेंगड़ी सभागार में 64वीं अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान कार्यकर्ता संगोष्ठी का शुभारंभ। 300 से ज्यादा कृषि वैज्ञानिक और शोधकर्ता एक मंच पर। भारतीय कपास निगम ने लॉन्च किया कपास किसान ऐप। किसान अब एमएसपी पर बेच सकते हैं कपास। पंजीकरण 1 सितंबर से और 30 सितंबर तक रहेगा जारी। बजट 2025-26 में कपास उत्पादकता मिशन की हुई थी घोषणा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की राजधानी दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर 2 दिवसीय कार्यशाला में शिरकत। सीमावर्ती गांव के समग्र विकास के प्रोग्राम से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों को मिलेगा फायदा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय लघु उद्यमियों, किसानों, पशुपालकों और छोटे दुकानदारों के हितों की रक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई है। पीएम सोमवार को अहमदाबाद में विकास परियोजनाओं के शुभारंभ और शिलान्यास के बाद विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पीएम ने दुनिया में आर्थिक स्वार्थ की राजनीति का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि सरकार छोटे उद्यमियों, किसानों, पशुपालकों के हितों को हमेशा सर्वोपरि रखेगी। प्रधानमंत्री ने मजबूत लहजे में कहा कि दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। सभी आज दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं अहमदाबाद की धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए,
हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गुजरात सहित देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि 60 से 65 साल देश पर शासन करने वाली कांग्रेस ने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा ताकि वो इंपोर्ट में भी खेल कर सकें, घोटाला कर सकें। लेकिन आज देश ने आत्मनिर्भरता को विकसित भारत का आधार बना दिया है। पीएम ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए देशवासियों से खास अपील की है। उन्होंने आह्वान किया है कि देश में बने उत्पादों को ही अपनाया जाए। हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो मेड इन इंडिया हो। यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया हो। और मैं विशेष रूप से दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे। और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से ये उत्सव भारत की समृद्धि के महोत्सव बनेंगे। भारत और फिजी के बीच सोमवार को कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवैनी राबुका ने द्विपक्षीय मामलों के सहयोग और आपसी हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर व्यापक और दूरदर्शी चर्चा की। दोनों नेताओं ने संबंधों के विकास पर संतोष व्यक्त किया और रक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, निवेश, संस्कृति, खेल, शिक्षा, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास, सहकारिता, कृषि प्रसंस्करण और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में एक व्यापक, समावेशी और दूरदर्शी साझेदारी बनाने के अपने संकल्प की पुष्टि की। हम मानते हैं कि एक स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र हो सकता है। इसलिए हमने तय किया कि सुवा में 100 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। डायलिसिस यूनिट्स और सी एम्बुलेंस भेजी जाएगी और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिससे सस्ती और उत्तम क्वालिटी की दवा हर घर तक पहुंचेगी। हम चाहते हैं कि सपनों की दौड़ में किसी के कदम रुके नहीं। इसलिए फिजी में जयपुर फूड कैंप भी लगाया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में भारत से गए काउपी यानी लोबिया सीड्स फिजी की मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरह अंकुरित हो रहे हैं। भारत अब 12 एग्री ड्रोन और 2 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब भी बेट करेगा। भारतीय घी को फिजी में स्वीकृति देने के लिए हम फिजी सरकार का अभिनंदन करते हैं। कपास किसानों के लिए भारतीय कपास निगम राहत भरी खबर लेकर आया है। अब किसान एमएसपी पर अपना कपास बेच सकते हैं और इसके लिए भारतीय कपास निगम एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिस पर किसानों को पंजीकरण करना होगा। ये पंजीकरण 1 सितंबर से शुरू होगा और 30 सितंबर तक जारी रहेगा। भारतीय कपास निगम लिमिटेड सीसीआई ने कपास किसानों की सुविधा के लिए कपास किसान नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसके माध्यम से किसान कपास मौसम 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराकर
अपना कपास विक्रय कर सकेंगे। कपास बेचने के लिए किसानों का पंजीकरण 1 सितंबर से शुरू होगा और 30 सितंबर तक जारी रहेगा। अक्टूबर में खरीद शुरू होने के बाद भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। पंजीकरण पूरी तरह डिजिटल होगा, जिससे किसानों को बार बार केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए सीसीआई ने ऐप में स्लॉट बुकिंग की सुविधा भी शुरू की है। पंजीकरण के लिए किसानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित वैध भूमि दस्तावेज, प्रमाणित कपास फसल की बुआई क्षेत्र से संबंधित दस्तावेज, मान्य आधार कार्ड जिसमें मोबाइल नंबर अपडेट हो और बैंक खाते से आधार सीडिंग की गई हो जैसे दस्तावेज शामिल हैं। कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। यही कारण है कि स्थिर कपास उत्पादकता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए केंद्रीय बजट वर्ष 2025-26 में कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई थी। ये 5 वर्षीय मिशन है, जिसके उद्देश्य में कपास की उत्पादकता और उत्पादन सततता में सुधार करना और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वाली कपास की किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देना शामिल है। इसके तहत किसानों की आय बढ़ाने तथा भारत के पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र के कायाकल्प के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। ये आयात पर निर्भरता को कम करने तथा भारत के वस्त्र क्षेत्र को विश्व में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि कपास किसान ऐप का लॉन्च होना किसानों के लिए एक सकारात्मक बदलाव है। इससे पंजीकरण प्रक्रिया आसान होगी, केंद्रों पर भीड़ कम होगी और किसान अपने समय अनुसार फसल बेच सकेंगे। अनुमान है कि अक्टूबर में मंडियों में कपास पहुंचने लगेगी और समय पर खरीद शुरू होने से किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ मिल सकेगा। किसान समाचार के लिए शमीम अख्तर की रिपोर्ट। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर 2 दिवसीय कार्यशाला में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास के लिए शुरू किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 फरवरी 2023 में मंजूर हुआ था और इसके तहत 662 सीमावर्ती गांवों का विकास किया जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख संघ शासित क्षेत्र हैं। अप्रैल में VVP 2 को भी मंजूरी मिली, जिससे अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती गांवों का विकास भी होगा और इसके लिए कुल 6,839 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये कार्यक्रम 2028-29 तक 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू रहेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में बेहतर जीवन, स्थायी रोजगार, अपराध नियंत्रण और पर्यटन व सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। गांव में आधारभूत ढांचा, शिक्षा, पर्यटन और विविध स्वरोजगार के अवसर विकसित किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय के ठेंगड़ी सभागार में 64वीं अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान कार्यकर्ता संगोष्ठी का शुभारंभ किया। और इससे पहले मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि में उत्पादन बढ़े, लागत घटे, उत्पादकता से उत्पादक को ठीक दाम मिले और इसका प्रयास कृषि विभाग लगातार करता रहा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और कृषि में उत्पादन लगातार बढ़े, लागत घटे, उत्पादन का ठीक दाम मिले, प्राकृतिक आपदा में राहत मिले, कृषि का विविधीकरण हो और धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अन्न उत्पादित करती रहे। इसका प्रयास हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि विभाग लगातार करता रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि एक जमाना था कि जब हम अमेरिका से गेहूं आयात करते थे। आज देश में गेहूं की पैदावार ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। गेहूं हमारी प्रमुख फसल है और जौ का भी अपना महत्व है। गेहूं अनेकों तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण, बढ़ते हुए तापमान के कारण ये आशंका व्यक्त की गई है कि गेहूं का उत्पादन घट सकता है। एक ज़माना वो था तब हम अमेरिका से PL 480 लाल गेहूं आयात करके खाते थे।
लेकिन आज मैं अपने किसानों को धन्यवाद दूंगा, वैज्ञानिकों को प्रणाम करूंगा, विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में लगभग 44% उत्पादन फसलों का बढ़ा है और गेहूं के उत्पादन में भी हमने नए रिकॉर्ड। हम ऐसी किस्मों का विकास करें कि जिससे गेहूं का उत्पादन घटे ना, लगातार बढ़ता जाए। हमने गेहूं की कई नई किस्में हमारे वैज्ञानिकों ने विकसित की है। उनमें बायो फोर्टिफाइड फसलें भी है जो पोषण के लिए बहुत उपयुक्त है। ग्लूटीन की मात्रा कैसे गेहूं में कम हो, इसका भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। बढ़ते तापमान और कम पानी में भी कैसे गेहूं के उत्पादन को और हम बढ़ा पाएं, इसकी कोशिश भी हम कर रहे हैं। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो जम्मूसर, लालगंज और बहजोई मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि इंदौर मंडी में गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। गुजरात की जम्मूसर मंडी में 23 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 3,000 रुपए। 25 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 3,000 रुपए पर बना रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में 23 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2,550 रुपए, जो कि 25 अगस्त को 2,550 रुपए पर ही टिका रहा। राज्य की बहजोई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 23 और 25 अगस्त को गेहूं 2,505 रुपए पर बिका, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 23 अगस्त को गेहूं का भाव था 2,750 रुपए। 25 अगस्त को इसके सौदे 10 रुपए गिरकर 2,740 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,175 लाख 7,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132 लाख 92,000 टन थी। बता दें कि घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत मिलेगी, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025-26 के दौरान 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इस दौरान सेब के भाव में भारी कमजोरी देखी गई। यहां 23 अगस्त को इसका भाव रहा 8,000 रुपए, जो कि 25 अगस्त को 1,000 रुपए लुढ़क कर 7,000 रुपए पर आ गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी सेब की खरीद में गिरावट दर्ज की गई। यहां 23 अगस्त को इसकी कीमत थी 9,900 रुपए, जो कि 25 अगस्त को 200 रुपए गिरकर 9,700 रुपए रह गई। जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में 25 अगस्त को सेब का भाव 1,000 रुपए उछलकर 7,500 रुपए से 8,500 रुपए हो गया। वहीं गुजरात की पोरबंदर मंडी में बीते 2 दिन यानी 23 और 25 अगस्त को सेब का भाव 9,000 रुपए क्विंटल पर बना रहा। वहीं बात अगर सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागबानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताजा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को किया है।
और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखे अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के किसान झूम धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहां के किसान धान के खेतों में जल स्तर 5 से 7 सेंटीमीटर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश में ही किसान सोयाबीन, रागी, मक्का और केले के बागों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। असम में इस मौसम में तिल, मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। असम के पहाड़ी इलाकों के किसान टमाटर, खीरा और बैंगन की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। असम के मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों में किसान जूट की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। वहीं मेघालय में इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहां पर किसान धान के खेतों में जल स्तर 2 से 3 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। मेघालय में ही किसान केले के पौधों को गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। नागालैंड में किसान नागा किंग मिर्च की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। यहां के निचले इलाकों के किसान धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। नागालैंड में ही किसान सोयाबीन के खेतों में पानी जमा ना होने दें। मणिपुर में रागी और मक्के की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहां के किसान सोयाबीन, उड़द, अदरक, हल्दी और सब्जियों के बगीचों में पानी जमा न होने दें। मिजोरम के किसान अदरक के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। त्रिपुरा में किसान धान की अच्छी पैदावार के लिए इनके खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। साथ ही त्रिपुरा के किसान सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हंसलपुर में सुजुकी मोटर प्लांट में 2 ऐतिहासिक विकास कार्यों का किया उद्घाटन। मेक इन इंडिया की सफलता के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री ने सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BEV ई विटारा का किया उद्घाटन और दिखाई झंडी।
प्रधानमंत्री ने गुजरात स्थित TDS लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत के साथ ही भारत के बैटरी इकोसिस्टम के अगले चरण का किया उद्घाटन। मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने में जुटा चुनाव आयोग SIR पर देश भर की जनता से पूछे 5 सवाल। मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के कार्य में नागरिकों के सहयोग का किया आह्वान। हिमाचल प्रदेश में आज भी लगभग सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 2 जिलों चंबा और कांगड़ा में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट किया गया जारी। प्रशासन ने अधिकांश जिलों में स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने के दिए आदेश। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने सोमवार को छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को वित्तीय सहायता देने के लिए भाकपा के एक प्रमुख संगठन के 3 सहयोगियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।